माय चैनल था ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड एनर्जी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जनगणना 2011 जो हमारा की पॉपुलेशन सेंसस थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। तो भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो जो लॉर्ड मेयो थे उस टाइम पे ये आपके वॉइस राय थे। देश में नियमित जनगणना की जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत होती है वो होती है 1881 से मानी जाती है। किसके टाइम से? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। तो लॉर्ड मेयो ने तो जनगणना की शुरुआत की, लेकिन जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कही जाती है वो 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की जाती है। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना होती है वो 1991 के बेस पर होती है और वो जनगणना का विभाजक वर्ष वो कौन सा है? 1921 है। तो जनगणना जो स्वतंत्र भारत की 1951 है और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जिस वर्ष भारत की स्वतंत्र भारत की जनगणना शुरू होती है उसको ही माना गया है। जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। ये कभी कभी आपको सिंपल क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल वाले टेक्निकल वाले एग्जाम होते हैं उसमें डाल देते हैं कि जनगणना की अवधि कब होती है, तो 10 वर्ष बताई गई है। जनगणना अध्ययन करने को बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम यानी कि देश की कौन सी थी? ये 15वीं थी। कौन सी थी? देश की 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बन गया, डीप क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना का ये कौन सा क्रम था, कौन सा नंबर था? 15वां था और स्वतंत्र भारत का 7वां था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य की थीम क्या थी? वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभांकरण यानी कि कौन था? परगणक शिक्षिका थी। कौन थी? परगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणनाविद कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। 1949 से 1953 इनका कार्यकाल रहता है। तो स्वतंत्र भारत के कौन है? आर ए गोपाल स्वामी और प्रथम कौन है? डब्ल्यू प्लॉडेन। पहली बार जाति आधारित जो जनगणना थी कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और आप शायद पता हो जो महात्मा गांधी ने जो ये पूना वाला समझौता किया था वो जातिवाद को लेकर ही किया था। जब उन्होंने एक हरिजन जन समाज से नाम पे उन्होंने एक अलग ध्यान चलाया था तो उसमें क्या था? वो पूना समझौता है वो इसी से रिलेटेड था जो 1931 या 32 में होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन डे। भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जो है कि विश्व जनसंख्या कितना भाग है? लगभग 17.5% हमारे देश में विश्व का जनसंख्या निवास करती है, जिसमें पुरुष की आपको मिल जाएगी 62.32 करोड़ यानी कि लगभग 50% और महिला की जो है 58.75 करोड़। राशनिंग पद्धति की शुरुआत जो होती है 1942 से 43 को शुरू होती है। राशनिंग यानी कि ये जो राशन वगैरह होते हैं। दशकीय वृद्धि कितनी है हमारी? 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर आपकी 1.64% यानी कि प्रत्येक 10 साल में 17.7% यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और वार्षिक 1.64 इंक्रीज हो रही है। जो कुल साक्षरता यानी कि लिटरेसी जो रेट है वो 73% है, जिसमें हमारे पुरुष जो है 80.90% से 2011 की जनगणना के अनुसार और महिला का जो साक्षरता दर था वो 64.60 था। लिंगानुपात यानी कि 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर और जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है 1000 पर, यानी कि 1000 में से 919 आपके बच्चे जीते हैं, बाकी वो मरे हुए पैदा होते हैं। जनसंख्या जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है। घनत्व मतलब ये आपका घन हो गया, ये कमरा हो गया, कमरे में घिसपिच घिचपिच जो होती है भीड़ भड़का, उससे हमारा घनत्व पर माना गया। तो जनसंख्या घनत्व का है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है यानी कि वो कहां पर है? केरल में, यानी कि 1000 लोगों पर 1084 महिलाएं हैं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है कहां पर है? केरल के अंदर है। न्यूनतम कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। और वहीं से कौन कौन आजकल बहुत सारी हमारी फीमेल स्पोर्ट्समैन निकलकर आ रही है, जैसे कि बबीता और कौन है? गीता फोगाट, विनीश फोगाट और अभी मलिक भी है जो वहां की फाइटर है, और ऐसे ही बजरंग पूनिया वगैरह ये सब कौन है? ये सब हरियाणा से ही आते हैं। तो सबसे जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात में पुडुचेरी है।
न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में दमन एंड दीव है और सर्वाधिक जनसंख्या कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग घिची पिची में रहते हैं, यानी भीड़ भड़ाके में रहते हैं, वो बिहार है। और न्यूनतम कहां पर रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया, चाइनीज वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपको काफी दूर दूर पर घर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पास पास घर कहां पर है? बिहार के अंदर है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? नई दिल्ली की है। नई दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है और हमारे देश की कैपिटल भी है। ये जो आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, ये तो आपसे क्वेश्चन बनता ही बनता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो जो न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? अंडमान निकोबार की है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। सर्वाधिक जनसंख्या हम जब जानते हैं किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उनके जो वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ। न्यूनतम जनसंख्या क्वेश्चन भी अच्छा है, सिक्किम से आता है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या नई दिल्ली की है और न्यूनतम कहां की है? लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है? करावती। तो जो न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की है। ये घनत्व और ये जनसंख्या है। उसके बाद हमारा एकमात्र ऐसा राज्य जहां जनसंख्या घटी थी वो क्या थी? नागालैंड थी। इसीलिए इसकी कैपिटल अधिकतर पूछी जाती है। इसकी कैपिटल कौन सी है? कोहिमा है। सर्वाधिक साक्षरता हम सब जानते हैं कहां मिलेगी आपको? केरल के अंदर मिलेगी। न्यूनतम कहां मिलेगी आपको? बिहार के अंदर मिलेगी। और जो न्यूनतम महिला साक्षरता वो भी बिहार के अंदर है। और लेकिन जो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है, तो वो लक्षद्वीप है। न्यूनतम किसकी है? दादर एवं नागर हवेली की न्यूनतम है। अधिक जनसंख्या वाला जिले महाराष्ट्र का ठाणे है, जहां पर हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी 1893 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर मुंबई से ठाणे के लिए वो चलाई गई थी। कम जनसंख्या वाला कौन सा? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर तो वैसे ही जनसंख्या घनत्व कम है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लगभग 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में हमारी 31 सीटें और लोकसभा में हमारी 80 सीटें हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये वन लैंग्वेज जीके वाला पार्ट कैसा लगा। सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।